प्रोपेगेंडे में यह भी कहा गया है कि अमरीकियों और वलंदेजियों ने मुसलमानों की उन कंपनियों को बहुत पैसा दिया है और अपने साथ मिला लिया है। मैंने उससे पूछा कि यहाँ के लोगों ने इस बात को सच मान लिया है। उसने बताया कि ज़्यादातर लोगों ने इसे सच नहीं माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सच समझते हैं। उसने खतरे का इजहार किया कि ये लोग जो इसे सच समझते हैं दूसरों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में कोई मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो उसे दुनिया में ही सज़ा मिलेगी। मैंने और फिर हवालदार अमीर खान ने उससे कहा कि वो तमाम आबादी से कह दे कि तुम लोग अंग्रेज़ों को नहीं जानते, ये बड़ी चालबाज कौम है और इस कौम ने आधी दुनिया पर अपनी बादशाही जो कायम कर रखी है, ये सब उसकी चालबाजी का नतीजा है। उस इंडोनेशी मोअज़्ज़िज़ आदमी ने कहा कि वो तालीम याफ्ता है और अंग्रेज़ों की फितरत से अच्छी तरह आगाह है। तब मैंने उसे कहा कि फिर उसे यकीन कर लेना चाहिए कि अंग्रेज़ ये एक चाल चल रही हैं जिससे वो ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इस बटालियन के मुसलमानों और इस कस्बे की आबादी के दरमियान अदावत पैदा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। तब मैंने उसे कहा कि वो उन आदमियों को जानता है जिन पर शक है कि वो अंग्रेज़ के एजेंट हैं, तो उन्हें आबादी से निकाल क्यों नहीं देते? ऐसे लोग तो गद्दार होते हैं। उसने कहा कि ये काम भी कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी ये है कि वो ज़रा ऊंची हैसियत के लोग हैं, इसलिए उनके खिलाफ सोच समझ कर कार्रवाई करेंगे। मैंने उसे कहा कि कार्रवाई करें या ना करें, लोगों को ये बता दें कि हमारी बटालियन का कोई एक भी मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में इंडोनेशियन मुसलमानों के खिलाफ कोई वहम या शक हो। अल्लाह का शुक्र है कि यह गलत फहमी पैदा होते होते रह गई। कैंप में वापस आकर हमने ये बात अपने 2-3 सूबेदारों को बताई और फिर यह बात हवालदार मेजरों और हवालदारों तक पहुंची और तय ये किया गया कि ज़बानी कलामी अपने तमाम मुसलमान जवानों को बता दिया जाए कि अंग्रेज़ उस साथ वाली आबादी में ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। कुछ दिन और गुजर गए तो मैं अपने 3-4 साथियों के साथ एक रोज़ फिर कस्बे में गया और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ चुका तो एक जवान साल इंडोनेशियन मेरे साथ लगकर आ बैठा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराकर सर से इशारा किया कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने पूछा क्या बात है? उसकी मुस्कुराहट और ज़्यादा फैल गई और उसने सर हिलाया, जिसका मतलब ये था कि वो उर्दू नहीं समझता। उसने अपना एक हाथ मेरे ज़ानों पर रखा और ज़रा दबाया और फिर सर से इशारा किया कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने अपने साथियों को बताया कि ये इंडोनेशियन मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। साथियों ने कहा कि जाने में कोई हर्ज नहीं, ज़रा मोहतात रहना, हम तुम्हारा यहीं इंतज़ार करेंगे। मैं किसी इंडोनेशियन मुसलमान से धोखे और फ़रेब की तवक्को रखता ही नहीं था। मैं उठा और उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे छोटी छोटी 3-4 गलियों में घुमाता एक घर में ले गया। वो बड़ा अच्छा और साफ़ सुथरा घर था। एक सहन में से गुजार कर एक कमरे में ले गया। मैं देख कर हैरान रह गया। मेरे सामने हवालदार गुलाम नबी चारपाई पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मुझे देख कर उठा और बाजू फैलाकर मेरी तरफ आया। दूसरे लम्हे हम एक दूसरे के बाजुओं में थे। उसने मुझे अपना हमराज बनाने के काबिल समझा था कि हम दोनों हम ख्याल थे। उसे मालूम था कि मैं बर्मा फ्रंट पर भगोड़ा हुआ आया था और मैंने INA में जाना था। मैं जब बटालियन में वापस आया था तो हवालदार गुलाम नबी बड़े प्यार से मिला था। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया था कि मैंने INA में जाना था और मैं इसलिए INA से मुतनफ़र हुआ कि मैंने हिंदुओं की ज़हनियत देख ली थी। फिर मैंने उसे बर्मा के जंगल की सारी दास्तान सुनाई थी। गुलाम नबी तो मैट्रिक पास भी नहीं था, लेकिन उसकी तालीम इतनी सी ज़रूर थी कि फ़ौज में आकर उसने तालीमी टेस्ट भी पास किए थे, जिसके बाद वो मैट्रिक से ज़्यादा तालीम याफ्ता हो गया था। ये वजह थी कि उसे इंटेलिजेंस सेक्शन में रखा गया था। उसके बाद मुलाकातें होती रहती थीं। मैं बहुत खुश हुआ कि उसने मुझे बुलाया था और अपना हमराज बनाया। उसने कहा कि वो मुझे यही बताना चाहता था कि वो यहाँ है और उसकी बाकी ज़िंदगी इंडोनेशिया में ही गुजरेगी और वो इन लोगों की जंग आज़ादी लड़ेगा। फिर उसने मुझे उकसाना शुरू कर दिया कि मैं भी भगोड़ा होकर उसके पास आ जाऊँ। मैंने उसे बताया कि इरादा यही है और मैं किसी भी वक्त इधर से उधर आ जाऊँगा। उसने मुझसे वो सारी बातें पूछी जो उसके फ़रार के बाद बटालियन में हुई थीं। मैंने उससे पूछा कि उसने उस सिख नाइक को किस तरह कत्ल किया था। उसने बताया कि वो रात उसने जागते गुजारी थी। उसने कसम खा ली थी कि वो उस नाइक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस सिख ने इंडोनेशियन औरतों की जिस तरह ज़बानी तौहीन की थी, इसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। इससे आप अंदाज़ा करें कि उसके दिल में इंडोनेशियन मुसलमानों की कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। वो रात को कई बार अपने खैमे में से इस तवक्को पर निकला कि यह नाइक किसी वक्त तो पेशाब वगैरह के लिए बाहर आएगा। गुलाम नबी जब मुझे यह वाक़या सुना रहा था तो मैं सोच रहा था कि यह क्या कम अकल आदमी है। ये ज़रूरी तो नहीं था कि नाइक ने रात ज़रूर उठना था, लेकिन उस सिख की मौत इसी तरह लिखी हुई थी, इसलिए वो आधी रात के वक्त खैमे से बाहर निकला। इधर से गुलाम नबी ऐन उसी वक्त उसके खैमे की तरफ गया।
ये कोई फौजी ही जानता है कि गुलाम नबी को कैसी दुश्वारी पेश आई होगी। दुश्वारी ये थी कि रात को हर कंपनी का एक संतरी 3 घंटे के लिए चल फिर कर पहरा देता था। गुलाम नबी उन संतरियों से बचता बचाता बाहर निकलता था। उसने देख लिया कि उसका शिकार आखिर बाहर आ गया है। वो आगे बढ़ा और सिख के करीब जाकर यकीन कर लिया कि ये उसका शिकार ही है। सिख ने उसे पहचान कर आने का पूछा। गुलाम नबी ने यह कत्ल बड़ी अच्छी तरह प्लान किया था। उसके हाथ में एक कपड़ा था। उसने बड़ी फुर्ती से यह कपड़ा सिख के मुंह में डालकर पीछे गांठ दे दी। गुलाम नबी बड़ा घुटा हुआ ताकतवर जवान था। उसके मुकाबले में सिख नाइक कुछ दुबला पतला था। गुलाम नबी ने फौरन उसे कंधे पर डाल लिया। सिख की टांगें गुलाम नबी के आगे थीं और ऊपर वाला धड़ पीठ की तरफ था। ये वारदात बड़ी ही दलेरी और जुर्रत वाली वारदात थी। गुलाम नबी एक तरफ चल पड़ा। वहाँ सहूलत ये हासिल थी कि वो खुला मैदान नहीं था। वहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा थे। बड़ी खूबसूरत सरसब्ज जगह थी। गुलाम नबी बड़ी तेज़ तेज़ चलता गया और उस जगह जा पहुँचा जहाँ उस सिख की लाश पड़ी हुई मिली थी। गुलाम नबी ने वहाँ जाकर सिख को कंधे से नीचे गिराया। सिख पीठ के बल गिरा। गुलाम नबी ने बड़ी फुर्ती से चाकू निकाला, खोला और इससे पेशतर के सिख नाइक उठता। गुलाम नबी ने चाकू उसके पेट में उतार कर एक तरफ जोर से खींचा और सिख का पेट चाक कर दिया। पेट चाक होते ही आदमी मर नहीं जाता, वो होश में रहता है और यकदम उठता है और भागने की कोशिश करता है। ये सिख भी उठा और वो जूं ही उठा उसकी अंतड़ियां बाहर आ निकली। गुलाम नबी उसे देखता रहा और सिख उसके साथ आ लगा। इस तरह खून गुलाम नबी की वर्दी के साथ भी लग गया। आखिर सिख गिर पड़ा। गुलाम नबी ने उसके मुंह से कपड़ा उतार कर अपने पास रख लिया और वापस आ गया। अपने खेमे में आकर उसने कपड़े तब्दील किए और इस तरह आराम और सुकून से सो गया जैसे बड़ा ही ज़रूरी काम ख़त्म कर लिया हो। हवालदार गुलाम नबी के साथ ऐसी और भी बहुत सी बातें हुई। उसने मुझे इसलिए बुलाया था कि मुझे ये पता चल जाए कि वो यहाँ है और मुझे अपने जज्बात और इरादों से आगाह करना चाहता था। और फिर वो बटालियन के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता था कि एक एक करके अब उसी की तरह उधर से भागकर इधर अपने इंडोनेशियन भाइयों के पास आ जाएं। उसने बताया कि इंडोनेशियन उसे बहुत ऊंची हैसियत दे रहे हैं जो उसे पसंद नहीं। वो उनके साथ मिलकर उनके जंग आज़ादी लड़ना चाहता था और इतने दिनों में वो एक गोरीला कार्रवाई में भी शामिल हो चुका था। वो तो तरबियत याफ्ता फौजी था और हवालदार था, जिसका मतलब ये था कि वो मंजा हुआ तजर्बाकार हवालदार था। उसने बर्मा फ्रंट पर भी लड़ाई लड़ी थी। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की, वो ये कि इंडोनेशी लोगों के कद ज़रा छोटे थे और उनके दरमियान गुलाम नबी का कद 6 फुट था और जिस्म पहलवानों जैसा। इसके साथ इंडोनेशी छोटे छोटे लगते थे। बातों बातों में उसने बताया कि वो 2 इंडोनेशियन मुसलमानों को उठाकर बड़े आराम से चल फिर सकता है। उसने ये भी बताया कि वो एक ख़ास काम करना चाहता है जो उसे करने नहीं दिया जा रहा। वो चाहता ये था कि रात को कहीं हमारे कैंप के इर्द गिर्द किसी दरख्त पर बैठ जाया करे या कहीं पोजीशन ले लिया करे और हर रोज़ 1-2 फौजियों को गोलियों का निशाना बना लिया करे। वो हिंदू और सिख सूबेदारों वगैरह को मारना चाहता था और फिर वो अंग्रेज़ अफसरों को निशाना बनाने का इरादा किए हुए था। इस काम को फ़ौजी ज़बान में स्नाइपिंग कहते हैं, लेकिन इंडोनेशियन मुसलमान एक मुनज़्ज़म गोरीला जंग लड़ रहे थे और वो वही कार्रवाइयाँ करते थे जिनका उन्हें अपने हेडक्वार्टर से ऑपरेशन ऑर्डर मिलता था। कोई हुर्रियत पसंद अपने तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो गुलाम नबी को भी उन्होंने अपना पाबंद कर लिया था और कहा था कि वो ऐसी कार्रवाइयों का तसव्वुर ना करे जिसका ऊपर से हुक्म ना आया हो। मैं गुलाम नबी की कमज़ोरी समझता था, वो जज्बात में आया हुआ था। मैंने उसे बताया कि ऐसी लड़ाइयाँ अकल से लड़ी जाती हैं, जज्बात से नहीं। हमारी बहुत बातें हुई और फिर मैं वहाँ से आ गया। अल्लाह ने करम यह किया कि मुझे तरक्की मिल गई। मैं अब 1st ग्रेड का क्लर्क बन गया था। हर क्लर्क का ओहदा हवालदार ही होता था, लेकिन 3 ग्रेड थे, 3rd, 2nd और आखिरी ग्रेड था 1st। ये तरक्की मिलते ही मुझे एजुडेंट ऑफिस में लगा दिया गया। इससे मुझे ये सहूलत हासिल हो गई कि मैं इंतहाई गहरे राज के खतूत भी पढ़ लिया करता था। ऑपरेशन ऑर्डर तो होते ही सीक्रेट थे, उन तक मेरी रसाई और ज़्यादा आसान हो गई। मुलाकात के 8-10 रोज़ के बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर से एक और ऑपरेशन ऑर्डर आ गया। उसमें सिर्फ हमारी बटालियन का काम था। एक ख़ास एरिया दिया गया था, हमारी बटालियन को उस एरिया में पहुंचना और वहां से कंपनियों को मुख्तलिफ अतराफ में रवाना करना था। उस इलाके में इंडोनेशियन गोरीलों ने कोई ख़ास कार्रवाई करनी थी और वहां इकट्ठे होकर उन्होंने मुख्तलिफ अतराफ को जाना था। अंग्रेज़ों और अमरीकियों का जासूसी का निज़ाम बड़ा अच्छा था। ये तो हमें पता चल गया था कि वलंदेज़ी लड़कियां ख़ास तौर पर जासूसी का काम करती थीं और कुछ वलंदेज़ी जिनके खदोखाल इंडोनेशियन मुसलमानों से मिलते जुलते थे, वो मुसलमानों के रूप में इंडोनेशियन गोरीलों में शामिल हो गए थे। वलंदेज़ी तो यूरोप की कौम थी जिनके खदोखाल और रंग बिल्कुल अलग थे,
लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जो इंडोनेशिया के ही इलाकों में आबाद हो गए और यहीं पैदा हुए थे। उनमें से बाज़ की माएँ इंडोनेशियन थी। इस तरह उनके खदोखाल इंडोनेशिया के लोगों जैसे हो गए थे। उनमें से अंग्रेज़ों और अमरीकियों को जासूसी यानी इंटेलिजेंस का काम करने वाले आदमी मिल गए। वलंदेजी लड़कियां तो ख़ास तौर पर बहुत ही खूबसूरत होती थीं। वो जासूसी के मैदान में बड़ी कामयाब थीं। जासूसी का यह निज़ाम ऐसा था कि इंडोनेशियन गोरीलों की बाज़ कार्रवाइयों की इत्तला कबल अज़ वक्त फ़ौज को मिल जाती थी। जिस ऑपरेशन में हमारी बटालियन जा रही थी, ये भी जासूसों की बदौलत जा रही थी। जासूसों ने ही इत्तला दी होगी कि इंडोनेशियन गोरीले फ़लाँ जगह इकट्ठे हो रहे हैं और उनका ये प्लान है। ऑपरेशन ऑर्डर आया तो वो मैंने भी पढ़ा। मैं अब इस मौके की इंतज़ार में था कि ये ऑर्डर मेरे हाथ चढ़ जाए और मैं उसकी नकल करके हवालदार गुलाम नबी को पहुंचा दूं। बड़ी कोशिश के बावजूद मैं उसकी नकल ना कर सका। अलबत्ता उसके निहायत ज़रूरी हिस्से, ऑपरेशन का दिन और वक्त वगैरह ज़बानी याद कर लिए और अलग बैठकर एक कागज़ पर लिख लिए। ऑपरेशन 3 दिनों के बाद शुरू होना था, यानी हमारी बटालियन को 3 दिनों के बाद इस एरिया की तरफ रवाना होना था। मैं उसी रोज़ कस्बे में गया और सीधा उस घर में गया जहां गुलाम नबी से मुलाकात हुई थी। ये मालूम करके मुझे मायूसी हुई कि गुलाम नबी 2-3 रोज़ पहले किसी गोरिल्ला ऑपरेशन में शरीक होने के लिए चला गया। घर में उस घर का सरबराह मौजूद था और वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, बल्कि उसकी एक ख़ास हैसियत थी। मैंने उसे ऑपरेशन ऑर्डर के अहम नुकात जो लिखे थे दे दिए और कहा कि ये बहुत जल्दी जिस तक पहुँचाने हैं पहुँचा दे। उस इंडोनेशियन ने मुझे बताया कि गुलाम नबी उसी गोरिल्ला ऑपरेशन में शरीक होने के लिए गया है। उसे एक पार्टी दी जाएगी और उस पार्टी का एक ख़ास मिशन है जो उसने गुलाम नबी की कमांड में पूरा करना है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि मैं उसे अपनी बटालियन का जो ऑपरेशन ऑर्डर दे चला हूँ, ये गुज़िश्ता शाम उसके पास पहुँच चुका है। मैंने पूछा कि ये उसके पास किस तरह पहुँचा है। उसने बताया कि तुम्हारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर से उसकी नकल हमारे गोरिल्ला हेडक्वार्टर में पहुँच गई थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन आर्मी के मुसलमान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और ये काम अल्लाह की राह में किया जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो इस ऑपरेशन ऑर्डर के पेश नज़र अपना प्लान मुलतवी कर देंगे। नहीं, उसने जवाब दिया, हमारा प्लान मुलतवी नहीं होगा, बल्कि इसकी सूरत बदल दी जाएगी। चूँकि पहले इतला मिल गई है कि एक बटालियन आ रही है, तो अब प्लान ये बन गया है कि पेशतर इसके कि ये बटालियन हमारे गोरीलों को घेरे में ले गोरीले बटालियन को घात में ले लेंगे। हो सकता है मेरे फौजी भाई जो मेरी ये बात सुनेंगे कहेंगे कि ये शख्स बड़ा ही गैर जिम्मेदार था जिसने गोरीलों का प्लान बता दिया, लेकिन मुझ पर उन लोगों को मुकम्मल एतमाद था। मैं इतनी गहरी राज की बात बता रहा था तो वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे थे। 3 दिन गुजर गए और हमारी पूरी बटालियन उस ऑपरेशन ऑर्डर के मुताबिक बताए हुए एरिया की तरफ चल पड़ी। मैं भी साथ था। बटालियन को एक ख़ास जगह पहुंचना था और वहां से कंपनियों को ऑपरेशन ऑर्डर के मुताबिक मुख्तलिफ अतराफ रवाना करना था। जगह दूर थी और कोई पक्की सड़क नहीं थी, इसलिए बटालियन पैदल जा रही थी। उस मुकाम तक पहुंचते शाम हो गई। रात वहीं गुजारनी थी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने तमाम कंपनी कमांडरों को बुलाकर ब्रीफिंग दी और उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि उनके ज़िम्मे क्या क्या काम है। उसके बाद वहीं बगैर खैमों के कैंप कर लिया गया। हम दिन भर पैदल चलते रहे थे। रास्ते में 4 जगहों पर 15-15 मिनट के लिए रुके थे। थकन इतनी ज़्यादा थी कि टांगें दुख रही थीं। हमने ज़मीन पर कंबल डाले और लेटते ही सो गए। रात के 10 बजने वाले होंगे कि अचानक बटालियन पर हर तरफ से फायर खुल गया। बटालियन में हड़बोंग बर्पा हो गई और सब आड़ और पोजीशनें ढूंढने लगे। मुर्दीका के नारे सुनाई दे रहे थे। इंडोनेशियन मुसलमान मुर्दीका का नारा लगाया करते थे तो साफ पता चलता था कि ये इंडोनेशियन हैं। उनका लहजा अपना और आवाज़ मुख्तलिफ होती, लेकिन उस दिन हमारी बटालियन पर फायर आया तो मुर्दीका में एक आवाज़ बड़ी ही बुलंद, दबंग और गरजदार थी। ये किसी इंडोनेशियन की आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ गुलाम नबी की थी। लेकिन गुलाम नबी इस ऑपरेशन में शदीद ज़ख्मी हो गया। बात आगे चलाने से पहले मैं एक वजाहत पेश करना चाहूँगा। मैं पहले बताता आया हूँ कि उस वक्त इंडोनेशिया का वजूद नहीं था। असल बात यह है कि इंडोनेशिया के लोग उस मुल्क के लिए जिसके लिए वो जंग आज़ादी लड़ रहे थे इंडोनेशिया ही कहते थे और उन्होंने इस मुल्क में बाकायदा हुकूमत भी कायम कर रखी थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि यह हुकूमत बाकायदा तौर पर चल रही थी और गोरिल्ला जंग भी एक बाकायदा हेडक्वार्टर के तहत प्लान और स्कीमों के मुताबिक लड़ी जा रही थी। ये जो मैं कहता आया हूँ कि इंडोनेशिया उस वक्त कोई मुल्क नहीं था, इससे मेरा मतलब ये था कि इंडोनेशिया को बहैसियत एक आज़ाद मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया था, ना अंग्रेज़ों ने, ना अमरीकियों ने और ना ही वलंदेजियों ने। अब मैं आपको उस मैदान जंग में लिए चलता हूँ जहाँ इंडोनेशी गोरिलों ने हमारी बटालियन
पर उस वक्त शब खून मारा था जब बटालियन दिन भर पैदल चलते चलते थक कर गहरी नींद सोई हुई थी। अगले रोज बटालियन ने उस मुकाम तक पहुंचना था जो ऑपरेशन ऑर्डर में बताया गया था। ये तो एक पड़ाव था जहां पहले ही हम पर हमला हो गया था। खैमे नहीं थे, खैमों की ज़रूरत ही नहीं थी। 2 दिनों के बाद ऑपरेशन के बाद वापस अपने कैंप में आ जाना था। रात चांदनी थी लेकिन दरख्त इतने ज़्यादा थे कि चांदनी हमारे किसी काम की नहीं थी। इर्द गिर्द टीकरियाँ थीं और ये सब टीकरियाँ सरसब्ज थीं और उन पर भी दरख्त थे। सारी बटालियन के सो जाने का मतलब ये नहीं था कि सभी बेखबर सो गए थे। कैंप की हिफाजत के लिए इर्द गिर्द ज़रा दूर दूर कई टीकरियों पर पोस्टें बना दी गई थीं। पोस्टों का मतलब ये था कि वहाँ एक एक सेक्शन यानी 8-8, 9-9 या उससे ज़्यादा 2-4 ज़्यादा जवान मोर्चा बंद हो गए थे। हर पोस्ट में एक संतरी बेदार था। कैंप के अंदर हर कंपनी का एक संतरी 3-3 घंटे घूम फिर कर ड्यूटी देता था। राइफलें, स्टेन गन्ने, मशीन गन्ने हमें अपने पास रखने का हुक्म मिला था। हमला इस तरह हुआ कि हर तरफ से बटालियन पर स्टेन गनों, टॉमी गनों और राइफलों की बेतहाशा फायर आने लगे। पूरी बटालियन जाग उठी। कैंप की इर्द गिर्द की तमाम पोस्टों से रोशनी राउंड फायर होने लगे जिन्होंने रात को दिन बना डाला। इसके साथ ही हर पोस्ट में से मशीन गन्ने और राइफलें अंधाधुंध जवाबी फायर करने लगीं। फौजी ट्रेनिंग के मुताबिक तमाम पलटन उठकर कैंप के इर्द गिर्द मोर्चा बंद हो गई। कमांडिंग ऑफिसर और कंपनी कमांडर वगैरह फौरन आ गए और चिल्ला चिल्लाकर हुक्म और हिदायत देने लगे। बटालियन के पास इस कदर ज़्यादा एम्यूनिशन था जिसके ख़त्म होने का इम्कान नहीं था, इसलिए फ़ौजी यूं फायर कर रहे थे जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। ये तो पता ही नहीं चलता था कि दुश्मन है कहाँ। वैसे भी रात के वक्त इसी तरह फायर किया जाता है। मशीन गन्ने दाएं बाएं फेर फेर कर मुसलसल फायरिंग की जाती है। इससे होता यह है कि दुश्मन जहां कहीं भी हो उसकी जद में आ जाता है। ये तो हम जानते थे कि गोरीलों ने पहला हमला पोस्टों पर किया होगा, फिर कोई बैद नहीं था कि गोरीले बटालियन की हदूद के अंदर आ भी गए हों। इंडोनेशियन मुसलमानों की जुर्रत और शुजात को हम अच्छी तरह जानते थे। मैं ये भी जानता था कि बटालियन के मुसलमान सीधा फायर नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हथियारों की नालियां ज़रा ऊपर करके एम्यूनिशन फूंक रहे होंगे। हमें यह भी मालूम था कि यह किसी बाकायदा फौज का हमला नहीं, बल्कि ये गोरीले हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा निसफ घंटा ठहरेंगे और वापस चले जाएंगे। हुआ भी ऐसे ही। गोरीले बगोलों की तरह आए और गए। हम लोग यही कुछ कर सकते थे कि अंधाधुंध गोलियां चलाएं और अपनी जानें बचाने के लिए आड़ में रहें। हकीकत यह है कि हमारी बटालियन जो भी जवाबी कार्रवाई कर रही थी वो बौखलाहट का मुजाहरा था और बटालियन के अंदर नफसा नफसी का आलम तारी हो गया था। ये तो पता ही नहीं चलता था कि ये जो क़यामत का फायर हो रहा है इसमें गोरीलों का फायर कितना है और क्या उनका फायर बंद हो चुका है या नहीं। कंपनी कमांडरों और कंपनी सूबेदारों वगैरह ने अपनी अपनी कंपनियों को अपनी कमांड में ले लिया था। फिर जिस तरह अचानक फायर शुरू हुआ था उसी तरह अचानक बंद हो गया। गालिबन 2 या 3 कंपनियों को कैंप से दूर भेजा गया कि वो गोरीलों का ताकुब करें और उनमें से जो जख्मी हैं उन्हें उठाकर कैंप में ले आएं। मैं सिर्फ आपको एक कंपनी की बात सुनाऊंगा। एक कंपनी मुसलमानों की कंपनी थी। मैं उस कंपनी की कारगुजारी सिर्फ इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हवालदार गुलाम नबी जो गोरीलों में जा मिला था जख्मी हो गया था। मैंने आपको ये बताना है कि हमें किस तरह पता चला कि गुलाम नबी जख्मी हो गया था और फिर उस पर क्या बीती। ये तो मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ कि गुलाम नबी इंडोनेशियन मुसलमानों के पास चला गया था और वहाँ उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर ली थी। वो तजर्बाकार हवालदार था और मैंने ये भी बताया है कि हमारी बटालियन जिस ऑपरेशन पर जा रही थी वो गोरीलों के इज्तमा के खिलाफ था और गोरीलों ने कोई बहुत बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई करनी थी और ये भी पता चल गया था कि उनकी इस कार्रवाई में गुलाम नबी की हैसियत एक कमांडर जैसी है।